अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल लवर। आज जो है वो हम नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। लाइबा भी वहाँ आ गई थी मुलाजमा से उमर का सुनकर, और आते ही बड़े मज़े से उमर का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। शुरू हो गई ड्रामा क्वीन। उमर इसको देखकर बड़बड़ाया, मगर बड़बड़ाहट इतनी ऊंची ज़रूर थी कि जिसको सामने देखकर सुनाने के लिए की गई इस तक बखूबी पहुंच सके। वो छोटी सी थी जब से वो इसको ड्रामा क्वीन कहता था, और ये वक्त के साथ साथ लाइबा की चिढ़ भी बनती चली गई, जिससे उमर ने मज़ीद इसको चढ़ाने के कई कई हरबे तलाश किए। वो इससे छोटी थी मगर ख़ुद को हर वक्त इससे बड़ा साबित करने की कोशिश में कुछ न कुछ उल्टा करके अपना ही नुकसान कर बैठती, जबकि इसके नटखट सी शरारतें और बेवकूफ़ी उमर को उकसाया करती तंग करने के लिए। क्या कहा अभी आपने? वो ख़तरनाक तेवरा से इसे देखते हुए गड़ाई। मैंने तो यही कहा कि बस घर आए मेहमान से सलाम दुआ करते हैं, कुछ खाने पीने का पूछते हैं। वो चेहरे पर बला की मासूमियत तारी करके ऐसे बोला जैसे वो बहुत सीधा साधा बंदा हो, जलेबी जैसा। वैसे पुप्पो लगता नहीं है ये आपकी बेटी है। उमर ने ज़ैनब के गर्दन बाजू फैलाए हुए डर लाड़ से कहा। सही कहा, बिल्कुल अपने ददियाल पर गई है। कितना कहती हूँ कुछ घर गृहस्थी सीख लो, मगर मिजाल है कि मेरी सुन ले। अब तुम ही बताओ, अपने घर जाकर फिर क्या मुंह दिखाएगी? इनको तो गोया मौका हाथ लग गया था लाइबा की क्लास लेने का, जबकि लाइबा बुरी तरह खसकाकर दांत पीस रही थी। रहने दो, मैं भी अपने ददियाल से ज़्यादा अटैच्ड हूँ। ये शायद अपनी फितरत आप ही है। आपकी सास से मैं मिला हूँ, कितनी अच्छी थी ना। अल्लाह इनको जन्नत नसीब करे। उमर ने झट कर कहा। वो ननियाल और ददियाल में मुआवजे का कायल नहीं था। ननियाल और ददियाल दोनों को वो दिलो जान से चाहता था अपने। पुप्पी और खाला ऐसा रिश्ता होता है जो माँ जैसा ही चाहते हैं, जबकि नाना नानी और दादा दादी अल्लाह की तरफ से हमारे लिए तोहफे होते हैं। इनका नामुल बदल दुनिया में कहीं भी नहीं। वो बहुत बड़ा चिराग करते हैं। आजकल की फजूल किस्म की मैसेजेस और लतीफ़ों से जो कभी पुप्पो की रीढ़ लगाते तो कभी खाला की। इनकी सोच ये थी कि लोग फजूलियत दिखते वक्त ये भूल जाते हैं कभी ना कभी हमें भी किसी ऐसे रिश्ते से वाबस्ता ज़रूर होना है। पराए घर जाएगी तो तब पता चलेगा ससुराल के लड्डू खाने को मिलेंगे, न तो फिर ठीक से अकल ठिकाने आएगी। ज़ैनब ने आज की बेटी की खूब अच्छी तरह इज़्ज़त अफजाई कर डाली थी। सही कह रही हैं आप, वाकई ये तो बातें बहुत काबिल गौर हैं। वो ऐसे बोला जैसे वो इस मसले को तो हल करने के लिए ही इस्लामाबाद आया। कब तक निकलना है? फ़्लाइट कब की है कराची की? वो बुरी तरह जब तब चुकी थी, इसलिए जल्दी से टाइम मालूम करने के बाद अपने कमरे में जाने के लिए पड़तोल रही थी। फ़्लाइट? वो ऐसे चौंका जैसे इसने कोई खलाई मखलूक के बारे में पूछ लिया हो, या उड़न तश्तरी में बैठने का कोई टाइम मालूम कर लिया हो। उमर को अब एकदम मजाक सूझा था। इसको तपाने के लिए इसने एक नई तरकीब निकाली। हाँ तो और नहीं क्या, साइकिल से तो नहीं जाएंगे ना कराची? वो तड़प कर बोली। और वापसी तो हम बाई रोड ही जाएंगे, क्योंकि मुझे फ़ौरन निकलना है। इतनी जल्दी की सीट नहीं मिली सकी, वो तंग करते हुए बोला। मैं हरगिज़ भी नहीं जाऊंगी बाई रोड, वो माँ से बोली, उमर को यकसा इग्नोर करके। ए लड़की, जाना है तो जाओ, वरना यहाँ अकेली रहना, रात को कमरे में अकेली सोने जाना। अकेले रहूँगी भला 40 दिन, कच्ची हो गई हो। जबकि उमर ने जल्दी से मैसेज टेक्स्ट करके इसके मोबाइल पर सेंड किया, जिसको पढ़ के वो आग बगोला हुई। ऊपर से पुप्पो मज़ीद इसको खून खानी पर दादी याद दिलाने के मूड में आ चुकी थी। उमर बड़ी मुश्किल से अपनी बेसाख्ता उमड़ी हंसी को रोक सका। फिर पुप्पो अब क्या करे? वो चेहरे पर हद दर्जी फ़िक्र के तासरात तारी करके बोला, क्या करे बेटा, ये जाएगी क्यों नहीं जाएगी? अगले महीने पूरे 19 साल की हो जाएगी और अभी तक मेरे और तुम्हारे पुप्पा के बीच में घुस के सोती है। लाइबा का दिल चाहा अपना सर पीट ले या अपनी अम्मा को किसी तरह से हाथ जोड़ के चुप करवाए। इसकी बहुत तारीफ़ें कर चुकी वो अब तक, वो भी इसकी इस अज़ली जानी दुश्मनी के सामने। उमर अब इसको देखकर बड़े मज़े से खुश हो रहा था। चलिए फिर खाला पुप्पो, अब इजाज़त दीजिए। तुम ले आओ अपना सामान, और पुप्पो आप मुझे एक गाड़ी की चाबी दे दें।
इसने बैठे बैठे प्रोग्राम तब्दील कर दिया और वो बाई एयर जाने की बजाय बाई रोड सफ़र करने के लिए तैयार था। आज का मौका मिला था तमाम अपने दुश्मन से हिसाब बराबर करने का। आप क्या सोच रही हैं, इस कदर खामोश क्यों हैं? रहमान ने 10 साला मुस्तफ़ा के सामने वीडियो गेम खेलते हुए बहन पर सरसरी नज़र डालकर इस्तफारा किया। तुम जानते हो आज मैं किससे मिली? ज़ैनब के चेहरे पर शदीद कर्ब के आसार थे। रहमान को लगा था कि मामला कुछ गंभीर और उलझा हुआ है। वो मुस्तफ़ा को गेम में लगाकर बहन के नज़दीक ही काउच की सीट के ज़मीन पर बैठ गया। क्या हुआ आप ही, सब खैरियत तो है? बाई को तो मैंने भी अभी सुला कर आया हूँ। फिर क्या परेशानी है? आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? वो समझा था कि ज़ैनब जलाल की वजह से परेशान है, इसकी दिन ब दिन बिगड़ती हालत की वजह से। जलाल को कैंसर हो गया था और वो बिल्कुल आखिरी स्टेज पर था। इसकी वजह से ज़ैनब भी बाई की बीमारी का सुनकर आई हुई थी और माँ का इंतकाल हो चुका था पिछले 6 माह पहले। जलाल की रिपोर्ट्स देखकर उसने रहमान को भी दुबई से फ़ौरन बुलवाया। वो भी अपनी नौकरी को खैर बात कहकर वापस वतन आ गया था। मैं आज सुबह भाभी और अपने नन्हे मुन्ने भतीजे से मिली हूँ। ज़ैनब अब बाकायदा आंसुओं से रोने लगी। भतीजा? वो अजमे से बोला। रहमान हमारा भतीजा है। ज़ैनब ने संस्कारी भरी। भाभी को देखकर दिल चाहा इसके गले से लग जाए। आप ही आप ऐसे करैक्टरलेस औरत के लिए रो रही हैं, जिस औरत की वजह से हमारे घर में बर्बादी आई, पूरा घर उजड़ गया। अम्मी बाई की उजड़ी ज़िंदगी देखकर दुनिया से चल बसी। यही नहीं, बाई अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। मेरे सामने अगर वो औरत एक दफ़ा आ जाए तो मैं इसका चेहरा बिगाड़ के रख दूँ। मुझे नफ़रत है इस औरत से, शदीद नफ़रत। मैं नहीं मानती कि भाभी बुरी थी, वो तो बहुत अच्छी थी। तुम यहाँ नहीं थे, तुम्हें बाई की आदतों का इल्म ही नहीं। आप ही मैं बहुत अच्छी तरह से समझ चुका हूँ कि आप किसकी ज़ुबान बोल रही हैं। मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा है बखूबी। मैं खूब अच्छे से इस औरत की सांसें समझ रहा हूँ। मुझे पता है अच्छी तरह से कि इस औरत को अब हमारा भतीजा खिल रहा है। वो इसको पाल नहीं सकेगी, इसलिए आपसे वो हर माह का ख़र्चा उठाने के लिए आपको शीशे में उतार रही है। नहीं रहमान, ऐसी बात नहीं। भाभी ने तो मुझसे एक लफ्ज़ नहीं कहा। वो तो मुझे देखकर दर से किसी के गिरने की आवाज़ आई और वो दोनों चौंक गए। जलाल ज़मीन पर औंधे मुँह गिरा हुआ था। क्या बात है, आज तो ऐसा लगता है जैसे मुझसे छीनने के लिए 7 पर्दों की तलाश में हमारी जोजा मोहतरमा आईं। दाऊद आयशा के पीछे पीछे ही किचन में निकल आया, जहां गज़ल बड़े मज़े से बेकिंग करने में मसरूफ़ थी। देवर जी, आपने आशी को किचन में क्यों आने दिया? आपको नहीं पता कि आशी की तबीयत कितनी ख़राब है? डॉक्टर ने मोहतरमा को अच्छी ग़िज़ा और आराम करने की सख्त ताकीद की। अब आप इसको समझाएं अच्छी तरह कि ये ठीक से खाना पीना करें। चूज़े जैसा खाना ये खाती हैं। गज़ल बीड़ को सांचे में अड्या कर ओन में रखते हुए बोली। चेहरे पर हद दर्जे की संजीदगी। क्या हुआ भाभी, सब खैरियत तो है ना? वो सही मायनों में परेशान हुआ, जबकि आयशा मौके का फ़ायदा उठाकर किचन से 9-2 11 हो गई। बस दाऊद, क्या बताऊँ, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं कुछ कहने के। तुम खुद जाकर अपने कमरे में बेड पर रखे लिफाफे को खोल लो। मैं बेड पर रख कर आई हूँ, इसमें आयशा की रिपोर्ट है। वो लहजे को हद दर्जा गमगीन करके बोली। गज़ल जी आई गई बस। हमाद के बुलावे पर वो किचन से चली गई। दाऊद को बुरी तरह परेशानी ने आ घेरा। वो उलझा सा कमरे में गया, मगर दुश्मन जहाँ कहीं भी ना थी, मगर वॉशरूम से आवाज़ आ रही थी पानी के गिरने की। दाऊद ने घड़ी रेस्ट वॉच उतार के उछाल कर ड्रेसिंग टेबल पर फेंकी और ख़ुद बेड पर अपना जिस्म ढीला छोड़कर गिरते हुए यकदम चौंका। बेड के बीचों बीच एक लिफाफा रखा हुआ था। इसने वो झटपे के अंदाज में लिफाफा उठाया। जैसे जैसे वो लिफाफे में मौजूद पेपर्स को पढ़ता रहा, खुशी इसके चेहरे पर फूटी पड़ रही थी। क्या हुआ, तबीयत क्यों ख़राब है? वो लिफाफा इसके वॉशरूम से आने से पहले तकिए के नीचे छुपा चुका था। भाभी ने नहीं बताया आपको? वो नज़रें मिलाए बगैर ड्रेसिंग से हेयर ब्रश उठाकर खामखा सुलझे हुए बालों को दोबारा से सुलझाने लगी। नहीं, इन्होंने तो कुछ नहीं बताया, सिवाय इसके कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है। किस वजह से तुम्हें डॉक्टर ने आराम करने को कहा? वो ऐसा कर रहा था जैसे वाकई ही इल्म ना हो।
आयशा ने गहरा सुकून का सांस लिया और बड़े मज़े से टीवी चलाकर इसके बराबर में आ बैठी। दाऊद ने इसको बड़ी दिलचस्पी से देखते हुए कहा, लाओ रिपोर्ट्स मुझे दो, मैं देखूं। संजीदगी से कहते हुए इसकी पुश्त के पीछे अपना भी तकिया रखकर इसको टेक लगाकर बिठाया। आप भाभी से पूछ लेना। इसके चेहरे पर सुर्खी फूट रही थी, खुशी के रंग ख्वाजिया थे। शर्म से उठती गिरती पलकें दाऊद को मदहोश कर रही थी। भाभी से क्यों पूछूं, पूछूंगा तो मैं अपनी बीवी से ही। वो अब मसनूई नाराज़गी से पुर लहजे में बोला, यार चलो मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ। वह अब आंखों में शरीर सी चमक लिए इसको देखते हुए बोला, क्या? वो झट बोली, बता दूँ? पक्का ना? बाबा बता दें आप जल्दी से, नहीं तो मुझे नींद नहीं आएगी। पहले मुझे मुबारकबाद दो। मुबारक हो, अब तो कह दी वो ज़िद हुई। मैं और तुम, मतलब हम दोनों बहुत जल्द मामा बाबा बनने वाले हैं। वो अपनी पूरी बतीसी की नुमाइश करते हुए बोला, आपको पता था फिर भी आप मुझे तंग क्यों कर रहे थे? वह अब शर्मो हया के बलाए ताक रखे इसको बुरी तरह तकिए से ख्वातर ख्वां तवाज़ियाँ कर रही थी। क्या है, आहिस्ता नहीं चला सकते गाड़ी? मेरा पूरा दिमाग हिल चुका है। वो अपना सर थामे दाढ़ी थी। मेरे साथ अगर सफ़र करना है मोहतरमा तो गाड़ी की इसी स्पीड के साथ करना होगा। वो बड़े मज़े से अपनी बात कहकर अब सिगरेट की कश करने लगा। उमर प्लीज़, ठीक है मैं गाड़ी की तेज़ स्पीड तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर प्लीज़ ये सिगरेट मत पिएं। वो बुरी तरह से खांसते हुए बोली, यार अगर ये नहीं पीऊँगा तो मैं ड्राइव कैसे करूँगा? वो चेहरे पर बला की मज़लूमियत तारी करके बोला, जैसे दोनों के दरमियान बहुत अच्छे तल्लुकात हों। वो गुस्से में रुख फेर गई और अपनी तरफ का शीशा खोलकर आंखें मूंद गई, जैसे कह रही हो, दूर फिटे मुँह, जो करना है करो मेरी भला से। वो इस वक्त किसी भी किस्म की बहस में उलझना नहीं चाहती थी। आधी रात हो चुकी थी। वो मुसलसल 4 घंटे सफ़र में थी। लाइबा को सख्त कोफत हवा करती थी। लंबे लंबे सफ़र करने से आज मजबूरी थी जो इसको लंबा सफ़र करना पड़ा। वो भी एक ऐसे शख्स के साथ पढ़ना पड़ा जिसके साथ वो एक लम्हा भी लड़े बगैर नहीं रह सकती। उमर फुल स्पीड में ड्राइव कर रहा था और साथ साथ इसको सुगलाने के लिए अब दूसरी सिगरेट भी जलाकर फूंकने लगा। एक दफ़ा मामू के घर पहुंच जाओ, फिर देखना मैं इस सफ़र को तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र ना बना दूं। तुम चाह कर भी इस अजीम यादगार सफ़र को भूल नहीं सकोगे। इस वक्त मेरी मजबूरी है कि मैं तुम्हारे रहमो करम पर हूँ, मगर चंद घंटों बाद मैं भी तुम्हें मामू से फैंटी ना लगवाई तो मेरा नाम भी लाइबा नहीं। वो दिल ही दिल में मंसूबे बना रही थी। चैन से तो मैं भी नहीं बैठने दूंगा तुम्हें। पूरा सफ़र तुम्हारा मेरे साथ बहुत खुशगवार गुजरने वाला है। ड्रामा क्वीन, अभी तो शुरुआत है। चुड़ैल ना हो तो ना तुम्हें जो अपनी उंगलियों पर मैं तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचाया ना तो मेरा नाम भी उमर रहमान नहीं। बहुत खुद को हला खां समझती हो। अब देखता हूँ कब तक बरकरार रहेगी तुम्हारी ये खुद साख्ता सी होशियारी मेरे सामने। वो दोनों अपनी अपनी धुन में थे, इस बात से बेखबर कि सामने से एक गाड़ी गलत सिमत से आ रही थी। मैं शफा से आज शाम इस सादगी से निकाह करना चाहता हूँ। वो ऑफिस से सीधा डाइनिंग एरिया में आ गया जहाँ इस वक्त रहमान साहब मौजूद थे। आयमा और गज़ल किचन में थी, जबकि रहमान साहब लैपटॉप पे मगन कुछ काम कर रहे थे। इन्होंने चौंक कर अपने सर पर ये नदीदाते उमर को देखा। चेहरे पर नरम तासरात लिए लैपटॉप को बंद करके साइड पर रखे, फिर इशारे से उमर को बैठने को कहा। मैं इस वक्त यहाँ बैठकर वक्त बर्बाद करने नहीं आया। वो बेइंतहा बदतमीज़ी से मुखातिब हुआ। बेटा, ये मामलात इस तरह से नहीं किए जाते। तुम सब्र से बैठो, सुकून का सांस लो, फिर तुम्हारी माँ के सामने ही बात की जाएगी। इन्होंने प्यार से समझाया। बहुत जल्दी ख्याल आ गया मेरी माँ का। क्या बात है? वो तमसखाना उड़ाती नज़रों से देखते हुए भरपूर अंदाज में तंज के तीर चलाते हुए बोला। रहमान साहब इसके इतना सख्ती से कहने पर खामोश हो गए। खैर, ये बहस किसी और वक्त के लिए उतार रख लेते हैं। अभी तो फ़िलहाल आज शाम निकाह है मेरा शफा से। आप लोग तैयारी करें। इसने अब तक तमाम तर लिहाज बुलाए ताक रखकर हुक्म सादर किया, मगर हमज़ा मुझे पहले शफा से भी तो इसकी मर्ज़ी मालूम करनी होगी। इस बार इसका लहजा कुछ बेचारगी के लिए था। शफा की मर्ज़ी? पहले कभी किसी मामले में आपने आयमा की मर्ज़ी मालूम नहीं की।
जो अब आप अपनी बेटी के वक्त आपको किसी के ख्वाहिशात और मर्ज़ी का फ़िक्र लाहक हुआ। क्या अब शफ़ा से किसी रज़ानामी पर दस्तखत करवाना है आपके लिए ज़रूरी है? खैर, मैं आपसे पूछ नहीं रहा, याद रहे बस घर ही के अफराद होने चाहिए, निकाह में किसी की भी ज़रूरत नहीं। बराए मेहरबानी एक दफ़ा फिर याद दहानी करवा रहा हूँ, किसी भी बाहर के बंदे को बुलवा देने की ज़हमत ना कीजिएगा। बेटा, ये दिलों के सौदे होते हैं, जज्बों से इन नाजुक मामलात में काम नहीं लिए जाते। वो नरमी से गोया हुआ दिल और जज्बात की बात तो आप रहने दें, उम्र नहीं होती जिसको माजी का कुछ भी इल्म ना हो। जो तुम सोच रहे हो और जो तुमने देखा वो अधूरा सच है। सच सच होता है, चाहे अधूरा हो या पूरा। याद रखिए मेरी एक बात, अगर मेरा शफ़ा से निकाह नहीं हुआ तो मेरा इस घर से तो क्या, घर में मौजूद किसी भी फ़र्द से तल्लुक़ नहीं रहेगा सिवाय मेरी माँ के। फिर आप अपने महरूम भाई को जवाब देते रहिएगा। इसने आखिरी हरबा इस्तेमाल किया जिसके बाद वो जानता था कि फ़तह इसका मुकद्दर ज़रूर ठहरेगी। बेटा, तुम मेरे सबसे बड़े बेटे हो और मुझे मेरे सब औलादों में से सबसे ज़्यादा अजीज़ हो। तुम्हारी ये ख्वाहिश मेरे लिए बहुत छोटी है। तुम अगर ज़िंदगी में मुझसे मेरी सास से भी मांग लो तो मैं वो भी देने से दरीस नहीं करूँगा। ये तो मेरे दिल के टुकड़े ने जिगर का एक हिस्सा पाने की ख्वाहिश की है। तुम मुतमय्यन हो जाओ, शाम में तुम्हारा निकाह है शफ़ा से। एक मिनट, निकाह के साथ साथ आज ही रुखसती भी। वो अपने लफ्ज़ों पर ज़ोर देता हुआ बोला, अम्मी, नामुमकिन। अब्बू ने मुझे क्या कोई खिलौना समझ रखा है? मैं हरगिज़ भी इस जैसे हवस मारे से शादी नहीं करूँगी। शफ़ा ने रोते हुए सुमैरा से कहा, रहने दो, बस ये ड्रामेबाजी किसी और के सामने करना। पहले तुमने खुद हमज़ा को इस फ़ैसले के लिए मजबूर किया, अब ख़ुद को बचाने के लिए मेरे सामने फ़जूल किस्म के ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं। अम्मी, आप भी मुझे ही कसूरवार ठहरा रही हैं। क्या आपको भी अपनी बेटी पर ज़रा भी बराबर का यकीन नहीं? वो हैरत और बेयकीनी से गोया हुई। देखो शफ़ा, ये हमज़ा का बड़ापन है कि तुम्हारी की गई और इस कदर गिरी हुई हरकत के बावजूद तुम्हें अपनी इज़्ज़त बना रहा है ताकि इसके माँ बाप पर कोई उंगली ना उठाए। वो जितना सख्त लगता है उतना ही अपनी फैमिली के लिए मुखलिस है। इसका सबूत इसने आज अपने फ़ैसले से दिया। ठीक है, यानी आप लोग मुकम्मल तौर पर फ़ैसला कर चुके हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक समझा तुमने, और मैं अच्छी तरह जानती हूँ ये तुम्हारी भी ख्वाहिश है। ये तुम्हारा जोड़ा है, शाम को ब्यूटिशियन तुम्हारा मेकअप कर जाएगी। अभी अभी मेहंदी लगवाने के लिए तुम्हें हमज़ा लेने आ रहा है। खामोशी से, बगैर कोई वेला मचाए, ढंग से तैयार हो और इसके साथ जाओ, देख लो कैसा बच्चा है। सब कुछ भूल भुलाकर तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर रहा है। अम्मी, उमर भाई को तो आने दे, इसने एक कमज़ोर सी कोशिश की, शायद उमर ये निकवा रुकवा सकता है। वो भी तुम्हारी रुखसती से पहले आ जाएगा लाइबा को लेकर। क्या मतलब रुखसती भी? शफ़ा के सरापे पर सुमैरा ने आखिरी बम फोड़ा। बेटा, शफ़ा की वालदा का फ़ोन आया है, वो इन्होंने आज शाम को बुलाया है। शफ़ा का निकाह है, आज तुम सो रही थी इसलिए मैंने तुम्हें उठाया नहीं। लेकिन इतनी जल्दी कैसे? वो हैरत से पूछने लगी। बेटा, ये तो मुझे ख़ुद भी मालूम नहीं, तुम अब फ़ोन करके ख़ुद मालूमात हासिल कर लेना। पहले ज़रा मेरे साथ नाश्ता कर लो। प्यार से बेटी को देखते हुए बोले, ओ मेरे प्यारे अब्बा, आपने तो आज मेरा पसंद का नाश्ता बनाया। वो खानगा और क्लिचे को देखते हुए बोली, बहुत शौक़ से खाया करती थी वो तनवीर के हाथ का बना हुआ। हाँ, मगर ये मैंने ज़ैद ने ख़ास तौर पर अपनी चहेती लाडी के लिए बनाया। क्या बात है, ज़ैद तो बहुत काम का हो गया। वो मज़े से कलचे को तोड़कर खानगे का नवाला बनाते हुए खाने लगी, साथ साथ बातें करने लगी। हो गया हूँ से क्या मुराद है, मैं पहले से ही होनहार बच्चा हूँ। वो चाय का मग इसकी तरह बढ़ाते हुए बोला। बाबा, मैं एक बात कहूँ? हाँ बेटा, कहो। पहले वादा करें, आप ज़रूर मानेंगे। वो वादे पर ज़ोर देते हुए बोली, वादा पक्का? आप कहो जल्दी से मेरा बच्चा। बाबा, मैंने कुछ अरसे पहले एक अखबार में आई वैक्सीन को देखकर इस कंपनी का अपनी सीवी भेजी थी। इसने अटक अटक कर बोला, हाँ तो फिर क्या नताइज सामने आए? तनवीर साहब समझ रहे थे वो क्या कहने वाली है, मगर फिर भी इसका हौसला बढ़ाने के लिए बात को तवील देने लगे। मुझे कल इस कंपनी ने अपॉइंट किया है और वो बहुत मुश्किल से अपनी बात मुकम्मल कर सकती थी। बेटा, क्या करना है, जॉब करके तुम्हें किसी चीज़ की कमी थोड़ी ना है, क्यों ख़ुद को खामखा हलकान कर रही हो?
बेशक बाबा, वाकई किसी चीज़ की कमी नहीं, बस मुझे खुद को थोड़ा मसरूफ़ रखना है। आप तो जानते हैं ना, मेरा ये शौक़ भी चंद ही दिनों में हवा हो जाएगा। प्लीज़ बाबा, दे दीजिए इजाज़त। तनवीर साहब समझ रहे थे वो इस वक्त अपने खौफ पर जल्द अज जल्द काबू पाना चाह रही है, इसलिए ख़ुद को किसी न किसी काम में बुरी तरह से उलझाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, मगर कल पहले मैं तुम्हारे साथ चलकर ऑफिस का माहौल देखूंगा, इसके बाद ही कुछ फ़ैसला करूंगा। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कैसे शुक्रिया बाबा, अगर ये नहीं होगी तो रेहाना से खाना कौन पकवाएगा? वो बहुत देर से खामोश था, दोनों की बातें सुन रहा था। यकदम बोला। जैद को नई फिक्र लाहक हुई। दोनों बाप बेटी ने एक दूसरे को देखा और जैद को हंसते हुए ज़ोरदार धमाका जड़ा। फजर ने ड्राइवर ने चौकीदार से मेन गेट खुलवाकर गाड़ी को कार पोर्च में खड़ा किया, जबकि खुद घूमकर मुअद्दब होकर दोबारा खड़ा हो गया। सलाम साहब, चौकीदार जड़ से भागता हुआ आया और मुस्तफ़ा को गाड़ी से उतारते हुए देखा। वालेकुम सलाम, दरवाज़ा खोलो अंदर से। मुस्तफ़ा ने सलाम का जवाब दिया, हाथ के इशारे से दिया और हुक्म सादर किया। जी साहब। चौकीदार भागता हुआ जल्दी से घर के अंदर का दरवाज़ा खोलने के लिए दौड़ा। चौकीदार इसका हुक्म मिलते ही जड़ से घर से बाहर निकला, मेन गेट पर जाकर वापस ड्यूटी संभाल ली। साफ पानी। घर का मुलाजम दौड़ता हुआ इसके लिए साफ़ सुथरा कांच के गिलास में पानी भर कर लाया। रख तो टेबल पर, अभी पीता हूँ। वो अपना हेड उतार के एहतियात से डाइनिंग टेबल के ऊपर रखते हुए, जबकि कोट अभी तक इसने पहन रखा था। सर आप चेंज करके आ जाए, मैं खाना लगा देता हूँ। अब के किचन से खानसा नमूदार हुआ, नज़रें झुकाए मुस्तफ़ा से मुखातिब हुआ। इसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी थी, हर वक्त सबको अपने रोब में जगह रखती, खासकर जब वो घर आता पूरा घर एकदम अलर्ट हो जाता। नहीं, मैं यूनिफॉर्म चेंज नहीं कर रहा, अभी 2 घंटे बाद मेरी दोबारा फ़्लाइट है, खाना गर्म करने की ज़रूरत नहीं। वैसे तो ये बात तुम्हें बताने वाली नहीं है, मगर फिर भी आखिरी दफ़ा बता रहा हूँ, फ़्लाइट से पहले मैं खाना नहीं खाता। इसलिए लहजा ना चाहते हुए सख्त लिए हुए था। वो अपनी टाई की नाप ढीली करके कोट साइड पर तरतीब से रख चुका था। वो कुछ पुरस्कून सा होकर सोफे पर गिरने के अंदाज में नीम दराज हो चुका। अभी इसकी आंखें बंद ही हुई कि मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर झबकता नंबर रहमान साहब के घर का था। इसने जड़ से नंबर उठाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? दूसरी तरफ फ़ोन पे सुमेरा मौजूद थी। जी मामी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी मैं भी ठीक हूँ, तुम्हें दावत देने के लिए फ़ोन किया। अच्छा खैरियत? देखो मुझे पता है तुम्हारे लिए यहाँ आना मुश्किल होगा, मगर आज रात में शफ़ा और हमज़ा का निकाह है। अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम हो तो आ जाओ। मामी मैं पूरी कोशिश करूँगा आने की, मगर वादा नहीं कर सकता। वो घड़ी में टाइम देखते हुए बोला, जो अभी दोपहर का 1 बज रहा था। वो अभी लाइबा को फ़ोन करने ही वाला था, बस अभी ही घर आया था। वह अभी पहुंची नहीं थी, आज रात तक पहुंच जाएगी। मसला सारा ये हुआ कि कल उमर को सीट नहीं मिल सकती थी, जिसकी बना पर उमर ने बाई रोड आने का फ़ैसला किया। अरे लड़की, देख के गिर जाएगी, नीचे सरफ का पानी गिरा हुआ है। सुमेरा यकदम चिल्लाई। क्या हुआ मामी, सब खैरियत तो है ना? दरम से सोहा मोहतरमा ज़मीन बोस हो चुकी थी। बहुत अच्छी बात नहीं होना चाहिए, देखकर नहीं चलती। कहा भी था मैंने तुम्हें कि नीचे सरफ का पानी है। सुमेरा फ़ोन पर बात करते हुए गुस्सा हुई, जबकि सोहा ज़मीन पर गिरी पड़ी हुई थी। ज़मीन बोस हुई सोहा अब ज़ोर ज़ोर से रोने का शुगल फरमा रही थी। मामी सब खैरियत तो है ना? वो परेशानी से पूछ रहा था। हाँ बेटा, सब खैरियत है, यहाँ बहुत अच्छा है, जो भी हुआ। वो दांत पीसते हुए सोहा को देखने लगी। बेटा तुम आने की कोशिश करना, मैं ज़रा इस बिन पानी की तड़पती मछली को उठाऊं। आंखें तो लगता है जैसे उदार देकर आई है किसी को। कितनी दफ़ा कहा है देखकर चला करो, फर्श पर देखकर चलना तो सीखा ही नहीं। आप आंखें हर वक्त इस्मान पर ही होती हैं। ठीक है मामी, फिर बात होती है। फ़ोन रखते वो भी साख्ता हंसने लगा। सीली गर्ल आहिस्ता से बड़बड़ाया, आपकी मिसेस की हालत सीढ़ियाँ गिरने की वजह से काफ़ी बिगड़ चुकी है। हमें फौरी तौर पर इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपकी वाइफ की जान को ख़तरा हो सकता है। लेडी डॉक्टर ने अपने रूम से आयशा का मुआयना करने के बाद बाहर आकर तला दी। ठीक है, आप लोग जो बेहतर लगे करिएगा, पर जल्द अज जल्द, गज़ल ने रोंदे हुए लहजे में कहा, जबकि दाऊद कुछ सोचने और समझने की हालत में नहीं था।
इसकी नज़रों में बार बार आयशा का दर्द से तड़प कर वजूद सामने आ रहा था। ठीक है, हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जब तक आप लोग बाकी की फॉर्मेलिटी पूरी कर लें। डॉक्टर तेज़ी से कहकर जा चुकी थी वापस आयशा के पास। सर, आप मेरे साथ आए। नर्स ने दाऊद को अपने पीछे आने का इशारा किया, जबकि गज़र रोती हुई अपने सास के पास जा बैठी। इसको तसल्ली देने के साथ साथ आयशा के घर भी फ़ोन करके इसने इस नाजुक तरीन सूरत हाल के बारे में बताया। वो इन पेपर्स पर साइन नहीं कर सकता था। दाऊद ने लर्जाते हाथों से पेपर को पढ़ लेने के बाद वापस रिसेप्शन के काउंटर पर रख दिए। सर, आप जितनी जल्दी साइन करेंगे उतनी ही जल्दी आपकी मिसेस का ऑपरेशन हो सकेगा। ठीक है। इसने दिल पर पत्थर रखकर साइन किए। दाऊद ने इसके बाद एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर इस पेपर के इस खाने के अंदर दस्तखत कर दिए, जहां लिखा था आप माँ और बच्चे में से किसी एक की ज़िंदगी को बचा सकते हैं, तो किसकी ज़िंदगी होगी जिसको आप बचाना चाहें। मेरा रब बहुत गफूर और रहीम है। अगर मेरी किस्मत में ये औलाद है तो मुझे ज़रूर मिलेगी, लेकिन मैं इस वक्त जब मेरी मोहब्बत मुझे कुर्बानी तलब कर रही है, मैं इस कड़वे इम्तिहान में सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बीवी की ज़िंदगी चाहता हूँ। औलाद तो और भी हो जाएगी, मगर आयशा। ठीक है सर, आपने अच्छी तरह सोच समझ के इन पेपर्स पर साइन किए हैं ना? क्या आपके इल्म में ये बात है आपके होने वाली औलाद बेटा है? मैंने जो फ़ैसला किया वो बहुत सोच समझ कर किया। मैं अपने फ़ैसलों पर सिर्फ एक दफ़ा नज़रसानी करता हूँ, अमल करने के बाद हरगिज़ अपना फ़ैसला नहीं बदलूँगा। वो ये कहकर दाऊद वहाँ से चला गया। मैं अपने भतीजे से मिलना चाहता हूँ। वो आयमा के घर में बुरजमान था। बाबा के खनगनी से पूछने पर रहमान ने बताया, किसी भी किस्म की तहमत का सहारा लिए बगैर इसने झट अपने आने का मकसद बताया। तुम होते कौन हो मेरे बेटे को अपने भतीजे का नाम देने वाले? माँ के बताने पर आयमा किसी ज़ख्मी शेरनी की तरह डाइनिंग रूम में दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम। रहमान इसको देखकर मुअर्रब होकर खड़ा हुआ और अदब से इसको सलाम करने लगा। वालेकुम सलाम। अब जिस तरह आए हैं उसी तरह वापस चले जाएं। आयमा का लहजा चट्टानों की सी सख्ती से था, हर किस्म के लिहाज और मुरव्वत से आरी। देखिए प्लीज़, आप मुझे एक दफ़ा मेरे भतीजे से मिलने दीजिए। अपने भाई से पहले अच्छी तरह से मालूमात हासिल कर लूँ कि आया हूँ ये तुम्हारा भतीजा है भी या नहीं। तुम्हारे भाई ने इस बात से 2 साल पहले इनकार कर दिया था। वो बेखौफी से इसकी आंखों में आंखें डालकर चीख के अंदाज में बोली, भाभी, मैं भाई के बताने पर ही यहाँ आया हूँ। इनके कहने की वजह से ही सिर्फ चंद घंटों के लिए इसको लेकर जाना चाहता हूँ। चंद घंटे में चंद सेकंड के लिए भी अपना बेटा इस शख्स की नज़रों के सामने ना फेंकने दूँ। मैं इस शख्स का साया भी अपने मासूम बच्चे पर नहीं डालने दूँगा। ये तुम्हारी सोच है कि वो घटिया आदमी मेरे बच्चे को देख भी सकेगा? वो इस शख्स ने यह सोच भी कैसे लिया वो मेरे बेटे पर अपनी नापाक परछाई भी डाल सकेगा? वो एक इंतहाई औबाश और नापाक इंसान है। वो ना चाहते हुए भी अपने आंसुओं को गालों पर लड़कने से ना रोक पाई। अंकल, आप ही इन्हें ये समझाएं प्लीज़। मेरे भाई आखिरी सांसें ले रहे हैं और सिर्फ अपने बेटे को एक नज़र देखना चाहते हैं। इसकी रूह सिर्फ अपने बेटे और भाभी आपकी सिर्फ एक मायने के बीच अटकी हुई है। प्लीज़ खबरदार, जो मुझे इस शख्स से वाबस्ता किसी भी रिश्ते से पुकारा, जाओ कह दो इससे माफ़ किया मैंने इसको। मैंने जलाल को माफ़ किया, मेरे खुदा ने इसको माफ़ किया, मगर मेरा बेटा इस शख्स की शक्ल नहीं देखेगा, और ना है आज, ना कल, ना कभी। ये कहकर आयमा वहाँ से चली गई। सॉरी, मगर हम कोशिश के बावजूद कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर ने इसके शाने पर हाथ रखा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? वो चीख चीख कर सबको बताऊंगी तुम्हारी हकीकत। क्या बताओगी? यही कि तुमने मुझे अपनी वाइफ का होटल मैनेजर के सामने मुझे जानबूझकर इस वीराने में लाई। मैं अभी तुम्हें कोई 50,000 दफ़ा बता चुका हूँ कि गाड़ी ख़राब होने की वजह से हम यहाँ फंस गए। और क्या कहा तुमने कि होटल मैनेजर के सामने मैंने तुम्हें वाहिद क्यों कहा? तो तुम ही बताओ। ये कहते कि हम दोनों कज़न हैं सर, और हमारे घर में सोने के लिए जगह नहीं है, इसलिए हमें एक रात गुजारने के लिए एक रूम चाहिए। उमर अब सही मायनों में चिढ़ गया। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम नीचे मुझे ऐसी ऐसी नज़रों से क्यों घूर रहे थे? इस वक्त लाइबा का दिमाग उल्ट हो चुका था। तुम देखना, मैं मामू को पहुंचते ही बताऊंगी तुमने मेरे साथ क्या किया। क्या किया मैंने तुम्हारे साथ? तुम्हें इज्जत लूटी है या फिर तुम्हें परपोज? उमर ने तरह कर जवाब दिया। और मोहतरमा, ज़रा ये आप बताना पसंद करेंगी, ऐसे वैसे किस तरह से मैंने तुम्हें देख रहा था? उमर की तेवरी चढ़ी। तुम मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे
भूखा बिरयानी को देखता है लैबा का बस नहीं चल रहा था उमर का सर फोड़ दे। तुम तो वो बिरयानी हो जो अब्दुल्ला शाह गाजी के मिज़ार पर बनती है, और मैं बिरयानी खाना वैसे बहुत पसंद करता हूँ, और इस वक्त तो मुझे भूख भी लगी है, उमर कहते के साथ चंद कदम इसकी तरफ बढ़ा। देखो मेरे करीब मत आना, मैं कराटे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो इसको करीब आता देखकर बाकायदा अपने हाथों को किसी कराटे मास्टर की तरह लहराई। मैं नहीं डरता तुमसे, चाहे मुझे ये कराटे आजमा लो या मेरे साथ रेसलिंग कर लो। मैं तो बस इतना चाहता हूँ, मैं, तुम और ये कमरा और तन्हाई। वो कदम का कदम इसकी तरफ बढ़ा। देखो अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश भी की तो तुम्हारे साथ वो होगा जो तुमने कभी नहीं सोचा। वो चेयर पर चढ़ते हुए बोली, क्यों, क्या तुम्हारे अंदर बिजली बर आएगी? क्या मैं तुम्हें छूँगा तो वाकई ही मत जाऊँगा? वैसे आपस की बात है ये रात और ये तन्हाई, वैसे अब मुझसे ये दूरी मज़ीद बर्दाश्त नहीं होती। वो इसके बिल्कुल करीब आ पहुंचा और इसकी कलाई को अपनी गिरफ्त में लेकर कुर्सी से नीचे उतार कर इसको मायने खींच से देखने लगा। बस सोचो अगर मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ कर जाऊं जो इस वक्त तुम सोच रही हो। मैं सिर्फ तुम इमेजिन करो। वो इसकी खौफजदा आंखों में देखते हुए बोला, जो इस वक्त शदीद खौफ के ज़ेर असर लजा रही थी। आप मुझसे मजाक कर रहे हैं ना? कतई नहीं। कोई पागल ही होगा जो रात की इस पहर इतनी खूबसूरत और नाजुक लड़की से मजाक करे। वो अब इसकी कलाई थामे ही कमरे के पर्दे बराबर कर रहने लगा। चलो जल्दी, मेरे पास फजूल वक्त नहीं है, मैं तुम्हारे ये चौंसले बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो शहर के मशहूर पार्लर के सामने गाड़ी खड़ी करके शफा से मुखातिब हुआ। माथे की तेवरियां चढ़ने लगी। मुझे नहीं उतरना गाड़ी से, और ना ही मुझे मेहंदी वेहंदी लगवानी है। और रही चौंसलों की बात, तो ये सब आप खुद ही को मंशा पर हो रहा है। वो भी इस तरह की, इसी की तलखी से उसी के लहजे में बोली, मैं तो समझा था कि अब तक तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ चुका होगा। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। साबित हुआ कि तुम रहमान चुगताई की ही बेटी ही नहीं। मैं ये भूल क्यों जाता हूँ हर दफ़ा, जैसा बाप वैसी बेटी। इस्तेहकार बरा माइंड योर लैंग्वेज। मेरे सामने मेरे बाप का नाम इस अंदाज में अब दोबारा मत लेना। वो अब पूरी तरह से आजी आ चुकी थी हमज़ा की बातों को, जिसके दिल को चीर देती थी। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर इस नावल का इख्तिताम यहाँ पे करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।